नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 1938 में नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र डैश द्वारा शुभारंभ किया गया था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ष 1938 में नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1938 में नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का शुभारंभ किया गया था। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नामीबिया और जाम्बिया में पाई जाती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो नामीबिया और जाम्बिया में पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति जो है नामीबिया और जाम्बिया में पाई जाती है और यह जो है वे अच्छे शिकारी और शिकार के लिए जाने जाते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा प्रांतीय बजट केंद्रीय बजट से अलग किया गया है? जी हाँ, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न है, वर्ष डैश में इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी? जी हाँ, वर्ष यानी किस वर्ष में इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी? तो वर्ष 1783 ईस्वी में इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की? जी हाँ, बलवंत राय मेहता समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी? तो वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी और भारत में इस प्रणाली का गठन 69वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 6 नंबर प्रश्न को। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया था? जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या पेश किया गया था? तो प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा पेश किया गया था और 1937 में इसे लागू किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच के आने वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सही है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सही लिखी गई है? तो इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं भारत के महान्यायवादी और वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए और इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रावधानों के तहत बनी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत बनी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 के डी के तहत बनी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। और बात करें कौन से भाग में, तो भाग 9 में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1934 में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। वहीं 10 नंबर प्रश्न का, तो रेड क्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था? जी हाँ, रेड क्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के परिसीमन हेतु रेड क्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा। ये भी आप याद रखिएगा।
बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? जी हाँ, भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? तो 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। देख लेते हैं आज का 13 नंबर प्रश्न को, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉयलेट विरोधी सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? जी हाँ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉयलेट विरोधी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 1919 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉयलेट विरोधी सत्याग्रह शुरू किया गया था। बात करिए 14 नंबर प्रश्न का, तो बिहार का कौन सा क्षेत्र वर्ष 1770 से 1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? जी हाँ, निम्न में से बिहार का वह कौन सा जिला है जो वर्ष 1770 से 1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना था? तो पूर्णिया जिला जो है 1770 से 1771 के बीच सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना था। और बात करें सन्यासी विद्रोह का, तो सन्यासी विद्रोह जलपाईगुड़ी के मुर्शिदाबाद और बैंकुठपुर जंगलों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। बढ़ते हैं आज का 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15 नंबर प्रश्न है, बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में किस स्थान पर हुआ था? जी हाँ, बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में निम्नलिखित में से कौन से जिला में हुआ था? तो मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आपका जिला किस लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। बात करें आज का 16 नंबर प्रश्न का, तो अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था? जी हाँ, अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था? तो 15 सूबों में बांटा था अकबर ने अपने साम्राज्य को। बात करें अकबर के शासनकाल का, तो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम मुद्रा माना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम मुद्रा माना जाता है? तो SDR को कृत्रिम मुद्रा माना जाता है और इसे पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई किसके द्वारा की जाती है? जी हाँ, भारत में सिक्कों की ढलाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत सरकार के द्वारा भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कौन सा बेरोजगारी का प्रकार नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन सा बेरोजगारी का प्रकार नहीं है? तो कार्यात्मक बेरोजगारी जो है ये एक प्रकार का बेरोजगारी का प्रकार नहीं है। वहीं बात करें ऑप्शन ए का, तो संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी जो है ये तीनों जो है बेरोजगारी का प्रकार है। तो इसे आपको याद रखते हुए चलना है। 20 नंबर प्रश्न है, सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? जी हाँ, हाल ही में सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है विटामिन भी है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन भी है, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिएगा। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो शोषण के दौरान ईस्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जी हाँ, शोषण के दौरान ईस्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस शोषण के दौरान ईस्ट द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में परीक्षण करने के संदर्भ में सही नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में परीक्षण करने के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाई देता है। यह जो है विज्ञान के परीक्षण करने के संदर्भ में सही नहीं है। वहीं बात करें ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी का और ऑप्शन डी का, तो ये सभी जो है विज्ञान में परीक्षण करने के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो इसे आपको याद रखना है। देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से
किसे सफेद सोने के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे सफेद सोने के नाम से जाना जाता है? तो प्लेटिनम को सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आज का 25 नंबर कि किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा क्या होती है? जी हाँ, किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसकी अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है या घट जाती है? तो बढ़ जाती है। किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न है विद्युत हीटर द्वारा ऊर्जा रूपांतरण डैश है? जी हाँ, विद्युत हीटर द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा जो है ये विद्युत हीटर द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न है न्यूमोनिया निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी न्यूमोनिया से निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़े जो है ये न्यूमोनिया नामक रोग से प्रभावित होता है। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो डैश एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा देता है। जी हाँ, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा देता है? तो दोहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा देता है और मूल पदार्थ को ईंधन कहा जाता है और ऑक्सीजन के स्रोत को ऑक्सीकारक कहा जाता है। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? जी हाँ, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फिटकरी जो है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो किसी वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, किसी वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किसी वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए और अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में भी किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 32 नंबर प्रश्न है किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है? जी हाँ, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है क्या होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह। 33 नंबर प्रश्न है आज का सोल्डर यानी टांका जो है निम्नलिखित में से डैश का एक मिश्र धातु है? जी हाँ, सोल्डर जो है निम्नलिखित में से किसका एक मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा का मिश्र धातु है सोल्डर। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न इनमें से कौन अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो मेडुला जो है ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। वहीं बात करें प्रमस्तिष्क का, थैलेमस का, हाइपोथैलेमस का, तो ये सभी जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पीलिया जो है ये मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है और मलेरिया आमतौर पर संक्रमित एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो साथियों, अगर आपको आज का क्लास के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।